Hello everyone, this is Abhay Yadav and I welcome you all my YouTube channel Alpha the Educational Hub known for knowledge। हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बिल्कुल बेसिक टर्म्स को लेते हुए यानी बिल्कुल बेसिक चीज़ों को लेते हुए और हाई लेवल के इंग्लिश ग्रामर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। सो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियोज़ को ज़रूर देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इंग्लिश की। हम सभी लोग जानते हैं इंग्लिश क्या है, आपकी एक लैंग्वेज है यानी कि एक भाषा है। और किसी भी भाषा को बोलने के लिए हमें जो ज़रूरत पड़ती है, सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो है हमारी साउंड्स की बात करते हैं। इंग्लिश में साउंड्स की बात करते हैं तो साउंड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला पार्ट है वो आपका वॉवेल साउंड्स एंड दूसरा जो पार्ट है वो आपका कॉन्सोनेंट साउंड्स है। अगर हम बात करते हैं वॉवेल साउंड्स की तो हम सभी लोग जानते हैं ए, ई, आई, ओ, यू आपका क्या है, वॉवेल साउंड के कैटेगरी में आता है। बाकी आपके जो बचे हैं बी, सी, डी, ये अदर्स जो हैं वो आपके कॉन्सोनेंट साउंड के कैटेगरी में आते हैं। अब इन्हीं साउंड को हम क्या करते हैं, एक सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं यानी कि एक रिटन रूप दे देते हैं। तो अब इन साउंड को हम लोग अल्फ़ा लेटर्स के नाम से जानते हैं या इन्हीं को हम लोग लेटर्स कहते हैं। यानी कि किसी भी साउंड को, किसी भी ध्वनि को जब हम लोग रिटन फॉर्म दे देते हैं तो हम उसको लेटर्स कहने लगते हैं। और लेटर्स को हम क्या करते हैं, एक फिक्स्ड ऑर्डर में अगर अरेंज कर दें तो उस टॉपिक को बोलते हैं अल्फ़ाबेट। तो यहाँ से हम डिस्कस करने वाले हैं अल्फ़ाबेट के बारे में। अल्फ़ाबेट क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट की हिंदी मीनिंग होती है वर्ड माला यानी कि वर्णों की माला। अब हम क्या करते हैं, इन लेटर्स को एक फिक्स्ड ऑर्डर में अरेंज करेंगे, उसी टॉपिक को बोलेंगे अल्फ़ाबेट। तो अगर डेफिनेशन की बात करते हैं अल्फ़ाबेट की तो हम कह सकते हैं एन अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स, एन अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन अ फिक्स्ड ऑर्डर, इन अ फिक्स्ड ऑर्डर यानी कि लेटर्स का एक ऐसा अरेंजमेंट जो एक फिक्स्ड ऑर्डर में हो उसको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट। यानी कि हम लिख सकते हैं ए के बाद आता आपका बी के बाद सी डॉट 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 ऐसे जेड तक की पूरी सीरीज को हम लोग क्या कहेंगे, अल्फ़ाबेट कहेंगे, वर्णमाला कहेंगे। इंडिविजुअली एक एक लेटर्स की बात करते हैं तो वो आपके लेटर्स कहे जाएंगे। ए से लेके पूरी सीरीज को हम लोग अल्फ़ाबेट कहेंगे। अगर हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट वर्ड के लास्ट में एज अ सफिक्स एस ऐड कर देते हैं तो ये आपका हो जाता है अल्फ़ाबेट्स। और अल्फ़ाबेट का मीनिंग, अल्फ़ाबेट की जो मीनिंग होती है वो होती है भाषाएं। यानी अल्फ़ाबेट्स का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा, आपका लैंग्वेजेज होगा यानी कि भाषाएं होगा। जबकि अल्फ़ाबेट का क्या मतलब होता है, वर्ड माला मतलब होता है। तो यहाँ तक के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलिए तो अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ड्स यानी कि वर्ड्स की डेफिनेशन की, या शब्द किसे कहते हैं उसके बारे में। तो डेफिनेशन होती है वर्ड्स की अ ग्रुप ऑफ लेटर्स यानी कि अक्षरों का एक ऐसा समूह विच मेक्स अ पार्टिकुलर सेंस यानी अक्षरों का एक ऐसा समूह जिसका एक पार्टिकुलर सेंस होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं। अगर अक्षरों के समूह को का अगर पार्टिकुलर सेंस नहीं निकल रहा है तो फिर उसको हम वर्ड्स के कैटेगरी में नहीं रखेंगे। जैसे BAT बैट का मतलब एक पार्टिकुलर सेंस होता है, इसको हम वर्ड्स कह सकते हैं। TAB टैब का भी एक पार्टिकुलर सेंस होता है, इसे हम वर्ड्स कह सकते हैं। लेकिन TBA का कोई पार्टिकुलर सेंस नहीं होता है, इसलिए हम इसको वर्ड्स नहीं कह सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम A, C और T को लेके शब्द बनाने की कोशिश करें तो शब्द बनाएंगे CAT कैट का मतलब होता है, इसे शब्द कहेंगे। उसके बाद ACT एक्ट का मतलब
भी होता है इसको शब्द कहेंगे, जबकि TCA का कोई मीनिंग नहीं होती, इसलिए इसको हम शब्द के कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो वर्ड्स की डेफिनेशन हो गई आपकी, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक्स अ पर्टिकुलर सेंस इज कॉल्ड वर्ड्स। अगर सेंस पर्टिकुलर सेंस नहीं निकल रहा है तो उसको वर्ड्स नहीं कहेंगे। तो ये हमारा था वर्ड्स के बारे में, यानी कि शब्द किसे कहते हैं, और उनको डिफाइन करने के लिए ढेर सारे एग्जाम्पल भी दिखाए गए। नाउ इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेजेस की, यानी कि फ्रेजेस क्या होते हैं। तो फ्रेजेज को हिंदी में हम लोग कहते हैं वाक्यांश, यानी कि वाक्य का अंश। फ्रेजेज को हिंदी में कहते हैं वाक्यांश, वाक्य का अंश। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो ये होगा आपका वाक्य प्लस अंश। यानी कि डेफिनेशन की बात करते हैं तो कहेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह, विच हैज़ अ मीनिंग, which has a meaning but does not have a complete meaning। यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो मीनिंग तो रखता है लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं रखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्रेजेस कहते हैं, यानी कि फ्रेज कहते हैं। जैसे हमने कहा दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, जिसमें इस सेंटेंस में अगर हम बात करते हैं मेड ऑफ गोल्ड, ये शब्दों का एक क्या है, समूह है, ग्रुप है, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्रेज के कैटेगरी में रख सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे यू आर सिटिंग इन द रूम, आप कमरे में बैठे हो, यू आर सिटिंग इन द रूम। अगर हम यहाँ पे फ्रेज की बात करते हैं इस सेंटेंस में, तो इन द रूम क्या है, एक शब्दों का समूह है और मीनिंग तो रखता है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं रखता है, तो इसे हम लोग फ्रेज के कैटेगरी में रखेंगे। तो ये आपकी डेफिनेशन थी फ्रेज के बारे में कि फ्रेज किसे कहते हैं। चलिए तो अब फ्रेज के काइंड्स के बारे में पढ़ते हैं। हम सभी लोग जानते हैं, अगर हम बात करें काइंड्स ऑफ फ्रेजेज, यानी कि काइंड्स ऑफ फ्रेजेज, वाक्यांश के प्रकार, तो काइंड्स ऑफ फ्रेजेज में पहला जो काइंड्स होता है वो आपका क्या है, नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज जिसे हिंदी में हम लोग संज्ञा पदबंध के नाम से जानते हैं। सेकंड जो टाइप है वो है आपका एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज इसको हम लोग विशेषण पदबंध के नाम से जानते हैं। एंड जो थर्ड है वो आपका है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्रिया विशेषण पदबंध के नाम से जानते हैं। तो फ्रेज को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आपका नाउन फ्रेज, सेकंड आपका एडजेक्टिव फ्रेज, एंड द थर्ड इज एडवर्ब फ्रेज। अब नाउन फ्रेज क्या होता है, तो शब्दों का एक ऐसा समूह जो नाउन की तरीके से बिहेव करे, यानी नाउन का काम करे, उसको हम लोग नाउन फ्रेज बोलेंगे। शब्दों का एक ऐसा समूह जो एडजेक्टिव तरीके से वर्क करे, उसको हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज बोलेंगे। और शब्दों का एक ऐसा समूह जो एडवर्ब के तरीके से वर्क करे, उसको हम लोग एडवर्ब फ्रेज बोलेंगे। इनके एग्जांपल्स देखते हैं डेफिनेशन के साथ में। तो अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन के, तो कहेंगे इट डज द वर्क ऑफ अ नाउन, यानी कि यह एक नाउन का कार्य करता है। जैसे हमने कहा ही वॉन्ट्स टॉयज, उसे खिलौने चाहिए या वह खिलौने चाहता है। तो यहाँ पे टॉय जो वर्ड है ये आपका क्या है, नाउन है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ही वॉन्ट्स टू प्ले विद टॉयज, वह खिलौनों के साथ खेलना चाहता है। अब यहाँ पे क्या है, वॉन्ट्स के बाद वॉन्ट्स आपकी वर्ब है, इसके बाद टॉयज जो है नाउन, और नाउन को रिप्लेस करने का काम कर रहा है टू प्ले विद टॉयज, जिनमें टू भी एक शब्द है, प्ले भी एक शब्द है, विद भी शब्द है और टॉयज भी शब्द है। ये शब्दों का आपका हो गया ग्रुप्स, और इस ग्रुप को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रेज, चूँकि शब्दों के ग्रुप को कहते हैं फ्रेज।
वर्ड्स के ग्रुप को कहते हैं फ्रेज। नाउन के तरीके से वर्क कर रहा है तो इसे हम लोग कहेंगे नाउन फ्रेज। तो ये आपका था नाउन फ्रेज के बारे में। क्लियर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव फ्रेज में। तो इसकी डेफिनेशन होगी इट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। यह एक एडजेक्टिव का कार्य करता है। जैसे हमने कहा यू आर अ काइंड मैन, आप एक दयालु आदमी हो। तो अब हम क्या करते हैं, काइंड हम सभी लोग जानते हैं कि यह आपका एक एडजेक्टिव है। इसके प्लेस पे हम लोग कोई भी शब्द फ्रेज यूज कर सकते हैं और उसी को हम लोग एडजेक्टिव फ्रेज का नाम दे सकते हैं। जैसे यू आर अ मैन विद काइंड नेचर। यू आर अ मैन विद काइंड नेचर। यहाँ पे देखा जाए तो काइंड के प्लेस पे हमने एक शब्दों का ग्रुप यूज किया है विद अ काइंड नेचर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, चूँकि शब्दों का समूह है इसलिए इसे बोलेंगे फ्रेज, और एडजेक्टिव के तरीके से वर्क कर रहा है इसलिए बोलेंगे इसे एडजेक्टिव फ्रेज। थर्ड इज एडवर्ब फ्रेज। अब हम तीसरे फ्रेज के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है एडवर्ब फ्रेज, क्रिया विशेषण पदबंध। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डेफिनेशन होगी इट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। यह एक एडवर्ब का कार्य करता है। जैसे हमने कहा ही रन्स फास्ट, वह तेज़ दौड़ता है, जिसमें फास्ट क्या है आपका एक एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि यह दौड़ने की क्वालिटी बता रहा है और दौड़ना क्या आपका एक वर्ब है। तो जो वर्ब की क्वालिटी बताता है उसको हम लोग बोलते हैं एडवर्ब। अब हम इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं ही रन्स विद अ ग्रेट स्पीड, यानी कि वह बहुत तेज़ दौड़ता है। तो अगर हम बात करते हैं फास्ट की, तो फास्ट के प्लेस पे हमने दूसरे वाले सेंटेंस में लिखा विद अ ग्रेट स्पीड, जिसमें विद भी आपका एक शब्द है, ग्रेट भी वर्ड है, स्पीड भी एक वर्ड है, और ये आपका वर्डों का ग्रुप हो गया। तो इसे हम लोग बोलेंगे फ्रेज। चूँकि एडवर्ब के प्लेस पे आया है इसलिए इसे हम लोग बोलेंगे एडवर्ब फ्रेज। तो ये आपके थे काइंड्स ऑफ फ्रेजेस के बारे में, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं क्लॉजेज के बारे में, यानी क्लॉजेज होते क्या हैं। तो अगर हम बात करते हैं क्लॉजेज के, यानी कि क्लॉज जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं उपवाक्य। बेसिकली ये होता क्या है, वाक्य का एक पार्ट होता है। इसकी डेफिनेशन भी लगभग फ्रेजेज से मिलती जुलती रहती है, बस थोड़ा सा अंतर ये होता है कि फ्रेजेज में आपके सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब इंक्लूड नहीं होते हैं, क्लॉजेज में सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब इंक्लूड होते हैं। अगर हम बात करते हैं डेफिनेशन की तो हम कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक ऐसा समूह विच कंटेंस जो रखता है क्या, अ सब्जेक्ट यानी कि एक कर्ता, या इसे मॉडर्न इंग्लिश में डूअर भी बोलते हैं, डूअर भी कह सकते हैं, अ सब्जेक्ट एंड अ फाइनाइट वर्ब, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो क्या करता है, अपने साथ में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब लेता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। क्लॉज बेसिकली होते क्या हैं, सेंटेंस के पार्ट्स होते हैं। जैसे हमने कहा आई थिंक, मुझे लगता है, यू आर ऑनेस्ट, आप ईमानदार हो, ये आपका पूरा कंप्लीट सेंटेंस है। अगर उसमें भी बात करते हैं तो आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है, थिंक आपकी वर्ब है, और ये वाला पार्ट क्या है आपका सेंटेंस का पार्ट है। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्लॉज, उपवाक्य कह सकते हैं। वहीं पे दूसरा जो पार्ट है यू आपका क्या है, सब्जेक्ट है, आर यहाँ पे एक वर्ब के तरीके से यूज किया गया है, एंड ऑनेस्ट जो है वो आपका क्या है, एडजेक्टिव है, शब्दों का एक ऐसा सब समूह भी है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों इंक्लूड है, तो इसे हम लोग क्लॉज की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये डेफिनेशन होती है आपकी क्लॉजेज की। अगर दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो हम कह सकते हैं इफ़ यू कम हियर, अगर आप यहाँ आओगे, आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा।
ये आपका पूरा सेंटेंस कंप्लीट है। इफ़ यू कम हियर, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका एक क्लॉज है, और आई विल गो देयर, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका दूसरा क्लॉज है। तो सेंटेंस में देखा जाए तो ये जो पार्ट है ये सेंटेंस का पार्ट है, इसीलिए इसको हम क्लॉज बोलते हैं। ये भी आपका क्या है, सेंटेंस का एक पार्ट है, इसे क्लॉज बोलते हैं। तो ये क्लॉज से रिलेटेड डेफिनेशन थी, क्लॉज होता क्या है और कैसे कैसे ये वर्क करता है। अब इसमें एक टिपिकल टर्म यूज़ किया गया है जो है हमारे क्या, फाइनाइट वर्ब्स। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। तो अगर हम बात करते हैं फाइनाइट वर्ब्स की, तो कहेंगे ऐसी क्रियाएं जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यूज होती हैं उन्हें हम फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं, और जो अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग यूज नहीं होती उन्हें नॉन फाइनाइट वर्ब्स बोलते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे आगे। अभी बस ये समझ लेते हैं कि फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं। चलिए, तो जैसे हमने कुछ सेंटेंस लिखा, जैसे हमने कहा ही वॉन्ट्स टू प्ले, वह खेलना चाहता है, और हमने दूसरा सेंटेंस लिखा वी वॉन्ट टू प्ले, वी वॉन्ट टू प्ले। तो इनमें दो दो वर्ब्स यूज की गई हैं, एक तो वॉन्ट और दूसरी जो वर्ब है वो प्ले। पहले वाले सेंटेंस में ही जो है सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, और तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब यूज़ की गई है वॉन्ट्स, यानी कि वर्ब के लास्ट में ऐसे एस जोड़ के नॉर्मली सिंगुलर बनाते तो हमने सिंगुलर बनाई। वहीं पे दूसरी जो वर्ब है टू प्लस प्ले जो वर्ड यूज़ किया गया ये दूसरी वर्ब है, इसके फॉर्म में ये टू प्ले लिखा गया है। वहीं दूसरा जो सेंटेंस है यानी कि वी, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए फिर हमने वर्ब को क्या यूज किया है, वॉन्ट्स को वॉन्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया है, बट टू प्ले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो यहाँ पे जो टू प्ले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स, यानी ऐसी क्रियाएं जिनका प्रभाव या जिन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या फिर प्लूरल, उसको नॉन फाइनाइट बोलते हैं। और वांट के फॉर्म में चेंजिंग आई है तो ऐसी वर्ब्स जिनके सब्जेक्ट चेंज करने पे या उनके नंबर्स को चेंज करने पे उनके वर्ब के फॉर्म में चेंजिंग आ जाती है, उन्हें हम लोग बोलते हैं फाइनाइट वर्ब्स। तो ये होती है फाइनाइट वर्ब्स। कुछ बुक्स में क्लॉज की दूसरी डेफिनेशन भी लिखी होती है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, जो कि प्रेडिकेट जो होता है फाइनाइट वर्ब का पार्ट ही होता है। तो वो भी आपकी डेफिनेशन सही है और ये भी डेफिनेशन सही है। तो इस प्रकार ये कंप्लीट हो गया।